अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ गुरबत जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 24। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, ये नावल आपको कैसा लग रहा है और साथ ही साथ आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम इस नावल को आगे शुरू करते हैं। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आपने कोई थोड़ा नहीं तड़पाया मुझे, मैं आपको सज़ा दूँगी। हानम सपाट लहजे में बोली और उसका इरादा भी यही था। इतनी जल्दी तो वो माफ़ नहीं करेगी, चाहे उसके दिल ने माफ़ कर देना, मगर उसका दिमाग राज़ी नहीं था। अब उसे राज़ी करने के लिए आर्यन को नए नए इम्तिहान देने थे। तुम सज़ा देना चाहती हो ना हानम, तुम दे लो सज़ा, मगर मुझसे खफा मत हो। तुम कहो तो मैं अपनी जान तुम्हारी हथेली में रख दूँ, मगर अब मुझसे दूर मत जाना। आर्यन उसके सामने इल्तिजा ही करने लग पड़ा। उसे हानम वापस मिल गई थी। अब वो उसे किसी सूरत में नहीं खोना चाहता था। देख ले, जान भी मांग सकती हूँ मैं। हानम ने आर्यन की आंखों में देखा जो गम से भरी पड़ी थी। तुम हुक्म करो, बस मैं जान भी देने को तैयार हूँ। आर्यन का अंदाज सही मजनू वाला था। जब हानम का दिल चाहा, एक भरपूर कहकहा लगाकर आर्यन को अपने गले से लगा ले, मगर वो अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबाती कुछ सोचने वाले अंदाज में उसकी जानिब देख गई। इससे बोले वो उससे पहले वो कुछ बोलती, बारान खानज़ादा मखसूस चाल चलता हुआ उनके पास आया। हाय अल्लाह, इतना इमोशनल ड्रामा, बारान ने मज़ाहिया कहा, जबकि आर्यान ने जल्दी से अपनी बहती आंखों को साफ किया और गुस्से से उसकी जानिब देखते उठ खड़ा हुआ। क्या कहा था तूने? कि फैसला हो गया, हानम को फांसी हो गई। झूठ बोला तूने, शर्म नहीं आई तुझे? आर्यन उसकी जानिब लपका तो बारान पीछे की सिमत जाने लगा। ओ भाई, मैंने नहीं, तेरी बीवी ने ये सब करने को कहा था, वरना मुझे क्या शौक चढ़ा तुझे तड़पाने का। आर्यन उसके पास आके उसका कॉलर पकड़ गया जब बारान ने अपनी सफाई पेश की। अच्छा, ऐसी बात है हानम, भला ऐसा क्यों बोलेगी? तूने ही ये बकवास की है और अब हानम पर मलबा डाल रहा है। आर्यन ने मसनूई बरहमी से आंखें छोटी करते उसे घूरा तो बारान ने हानम की तरफ बेचारगी से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, बचा लो मुझे अपने जल्लाद शौहर से। तेरे पीछे ही खड़ी है तो तू खुद पूछ ले, हानम ने ही मुझे बोला था। बारान ने अपनी जान छुड़वानी चाहिए, वरना आर्यन उसे एक लगा ही देता तो हानम भी उनकी जानी बढ़ी। आर्यन, बारान को छोड़े, मैंने ही बोला था। नहीं मैंने ही बोला था उन्हें, बारान की कोई गलती नहीं। हानम ने बोला तो आर्यन ने उसके कॉलर को आज़ाद किया, वरना आज तो बारान ने पिट जाना था आर्यन के हाथों। अगर तुम दोनों का इमोशनल और रोमांटिक ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो हम अब चलें। बारान ने शरारती अंदाज में उन्हें देखा। कहाँ जाना है? आर्यन ने शाने उचकाए तो हानम ने देखा ज़ियाम लोग जा चुके हैं। बारान, ज़ियाम, नूर और ताले चले गए? हानम मेरे गिर्द नज़रें घुमाई। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, अब चलो जल्दी, तुम लोग भी। बारान उन दोनों का बाजू पकड़कर उन्हें आर्यन की गाड़ी के पास लाता आर्यन के पॉकेट से चाबी निकालकर ड्राइविंग सीट संभाल गया। बैठो तुम लोग, जल्दी, हमें कहीं जाना है। बारान ने उजरत में कहा और गाड़ी को स्टार्ट किया तो आर्यन और हानम गाड़ी में बैठ गए। मगर कहाँ जाना है बारान? आर्यन और हानम दोनों ने एक साथ पूछा। तुम दोनों फिलहाल चुप कर जाओ, जाकर देख लेना। बारान ने उनके तजस्सुस को बढ़ाया और गाड़ी को अपनी मंजिल की जानिब दौड़ा गया। फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही बारान ने गाड़ी को रोका, जबकि इस दौरान वो उससे कोर्ट वाला सारा सीन बता गया। उनकी गाड़ी एक लग्जरी होटल के सामने जाकर रुकी तो आर्यन ने एक नज़र होटल को देखते एक नज़र बारान को देखा, जो फ्रंट डोर खोलता बाहर निकल गया। तुम दोनों कोई सवाल नहीं करोगे, बस खामोशी से मेरे साथ चलोगे। आर्यन और हानम गाड़ी से उतरे तो बारान ने उन्हें समझाया और उन्हें साथ लिए होटल के अंदर बढ़ गया। एक मखसूस कमरे के पास रुकते उसने ज़ियाम को मैसेज किया, जिसने जवाबन उन्हें अंदर आने का मैसेज बारान को भेजा। तो वो दरवाज़ा खोलते उन दोनों के साथ अंदर बढ़ा। अंदर फुल अंधेरा था। सरप्राइज! इससे पहले वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते उससे कमरे में रोशनी हुई और ज़ियाम, नूरे और तालिया ने एक साथ उन्हें सरप्राइज दिया। आर्यन और हानम ने रोशनी होते ही एक साथ पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। वो होटल का स्पेशल कमरा था, हनीमून स्वीट्स के नाम से, जो हर वक्त किसी कपल के लिए पहले से ही तैयार रहता। किसी ने वो बुक नहीं करवाया था, इसलिए ज़ियाम ने जल्दी से करवा लिया। उन्होंने देखा पूरा सुर्ख गुलाब उन्होंने देखा पूरा सुर्ख गुलाब की पत्तियों से भरा और महका हुआ था। बेड पर वाइट बेडशीट पर हार्ट शेप फ्लावर से बनी हुई थी। बेड पर नेट का इस्तेमाल किया गया था बेड पर नेट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि राहदारी को भी फूलों से सजाया गया। एक साइड पर बहुत से हार्ट शेप के रेड बलून्स बिखरे हुए थे और हर साइड टेबल के ऊपर रेड ही कलर की कैंडल्स थी। पूरे कमरे का जायजा लेने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ बौखलाए हुए चेहरे से देखा। बहुत तड़पे हो तुम दोनों, इसलिए हमने सोचा छोटा सा सरप्राइज दे दें तुम दोनों को। बारान ने पीछे से ही बोलते उन लोगों को अब जाने का इशारा किया। मगर बारान,
خانم نے اعتراض کرنے کے لیے منہ ہی کھولا جب تالیہ اور نورے اس کے قریب آتی اسے خاموش کروا گئی۔ اگر مگر کو چھوڑو اور انجوائے کرنا، اچھی اچھی یادیں بنانا مل کر۔ تالیہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی اور بغیر اس کی سنے وہ دونوں زیام اور باران کی جانب بڑھی۔ اب ہم چلتے ہیں، صبح تم دونوں ولا آ جانا، اسپیشل بریک فاسٹ ریڈی کریں گے ہم۔ زیام نے مزے سے کہا اور وہ چاروں ان دونوں کو وہاں چھوڑے وہاں سے نکل گئے، جبکہ پیچھے آریان اور خانم تو ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ پاشا صاحب کی گاڑی ولا کے سامنے آ کر رکی۔ ان کی گاڑی کے تعاقب میں 2 ہیوی بائک نے ان کا گھر تک پیچھا کیا تھا، جبکہ عروضہ جو ان کے ساتھ کورٹ آفس گئی تھی، مگر راستے میں ہی اسے کال آ گئی کہ اس کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ ہسپتال میں ہے، جس کی وجہ سے عروضہ کو وہیں سے سیدھا ہسپتال جانا پڑا۔ جانا تو آریان کی ماما بھی چاہتی تھی، مگر بہو کا معاملہ زیادہ ضروری تھا، اس لیے انہوں نے بعد میں آنے کا کہہ دیا۔ ولا میں انٹر ہوتے ہی آریان کی ماما نے تقریباً 22 منٹ تک عروضہ سے بات کی اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں پتہ کیا۔ جبکہ اس کے بتانے کے مطابق اس کی ماما کو ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی، تو آریان کی ماما نے بھی ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ پاشا صاحب سے بات کرتے وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو گئی، جو ابھی تک آریان کو ہی کالز کر رہے تھے۔ اس وقت انہیں آریان پر بے تحاشا غصہ آیا، جبکہ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد وہ ہسپتال جانے کے لیے گراج کی جانب بڑھ گئے۔ آنٹی کہاں جا رہی ہے آپ؟ زیام کی گاڑی اب ولا میں داخل ہوئی۔ وہ لوگ خانم اور آریان کو ہوٹل میں سویٹ ہنی مون کے لیے چھوڑ آئے تو باران نے انہیں کہیں جاتے دیکھ تشویش سے پوچھا، بیٹا وہ میری بہن مطلب عروضہ کی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس ان کی ہی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، وہ بولی اور پاشا صاحب کی گاڑی کی جانب بڑھتے اسے سٹارٹ کرنے لگے۔ جب ان کے ذہن میں خیال آیا ان سے وہ آریان کا پوچھ لے کہ وہ کہاں ہے، یقیناً انہیں تو پتا ہوگا، اور خانم بھی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ باران اور زیام یہاں دیکھو نا ذرا، یہ تم دونوں کا دوست کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا؟ پاشا صاحب نے سخت گھوریوں سے انہیں دیکھتے پوچھا تاکہ وہ کوئی جھوٹ نہ بولے۔ چل بیٹا بتا انہیں، بڑی تو پلاننگ کر کے انہیں ہنی مون سویٹ پر چھوڑ آیا ہے، اب بتا نا ذرا انکل کو۔ زیام نے باران کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی تو نورے اور تالیہ اندر کی جانب داخل ہوئی۔ اور خانم کہاں ہے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ وہ انکل میں آپ کو دونوں جواب دوں گا، مگر ابھی نہیں، میرے بابا نے آپ سے بات کرنی تھی، وہ پہلے بات کر لے پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ باران کو کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا بولے، جبکہ آریان کے سیکرٹ ایجنٹ کے بارے میں کرنل انکل چاہتے تھے کہ اب اس کے پیرنٹس کو پتہ چل جائے۔ ایویں میں بیچارے کو اپنے ڈیڈ سے ہڈ حرامی کے اتنے طعنے سننے پڑتے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈ تو چلے گئے تھے اور تم اب شرافت سے مجھے بتاؤ کیا گیم کھیل رہے ہو تم لوگ؟ پاشا صاحب نے ونڈ سے ہی انہیں دیکھا۔ انکل بابا کو ہسپتال بلا لوں گا، پھر آپ بات بھی کر لینا اور میں آنٹی کی عیادت بھی کر لوں گا۔ باران جلدی سے گاڑی کے بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھا اور زیام کا بھی بازو کھینچ کر بٹھا گیا۔ انکل آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بابا کو کال کرتا ہوں، وہ ہسپتال آ جائیں گے، پھر آپ بات کر لینا۔ باران بھی اب یہی چاہتا تھا ان کی بات پہلے کرنل انکل سے ہی ہو، اور عروضہ کی ماما کے ساتھ اس کا پیار بھی بہت تھا، اس کی عیادت کرنے جانا تو بنتا تھا۔ پاشا صاحب نے ان کی کہانی پر سر جھٹکتے گاڑی سٹارٹ کی۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، مگر سن لو تم دونوں، ایک بار وہ گھر تو آئے، اچھی ڈانٹ لگاؤں گا میں اس کی، یہ اچھی بات ہے بیوی گھر لے آیا مگر اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ پاشا صاحب برہم ہوئے، جبکہ باران نے جلدی سے ڈیڈ کو کال کی تاکہ یہ قصہ بھی جلدی بے راز ہو جائے۔ باران اپنے ڈیڈ کو تھوڑی دیر بعد ولا آنے کا بول دو، اب ہسپتال میں تو صحیح سے بات نہیں ہو سکے گی۔ پاشا صاحب نے کہا تو باران نے اپنے سر کو خم کیا۔ تقریباً 10 ہی منٹ میں وہ ہسپتال میں پہنچ گئے تھے۔ عروضہ کی ماما کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور عروضہ ان کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ پاشا صاحب اور ان کی وائف حال و احوال دریافت کرتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے اور باران اور زیام وہیں ان کے پاس کھڑے ہوئے، جبکہ عروضہ انہیں جوس دینے لگی۔ اس کی ماما کی طبیعت اب کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، مگر ابھی تک انہیں ہسپتال میں ہی رکھا ہوا تھا۔ تو عروضہ باران کو جوس پکڑاتی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ باران میں نے تمہیں ایک ویڈیو سینڈ کی تھی، تم نے دیکھی؟ عروضہ نے جانچتے لہجے میں پوچھا، کیونکہ باران کل رات گھر نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے آج صبح ہی اسے تالیہ کی ہسپتال والی ویڈیو سینڈ کر دی، مگر باران نے ابھی تک اسے کھول کر نہ دیکھا۔ نہیں عروضہ، کون سی ویڈیو؟ مجھے وقت ہی نہیں ملا، ابھی دیکھتا ہوں۔ باران نے عجلت میں اپنی جیب سے موبائل نکالا، جبکہ عروضہ اب چاہتی تھی وہ اسے کچھ نہ بتائے اور باران ساری سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ واٹس ایپ کو آن کرتے باران نے ایئرپورٹ کو
کنیکٹ کیے اور عروضہ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کو آن کرنے لگا، جبکہ عروضہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور زیام شاہ دوسری طرف۔ بہران نے ویڈیو کو آن کیا جب اس نے دیکھا تالیہ کسی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ بہران کو عروضہ کے ساتھ بزی دیکھ کر زیام صوفے پر بیٹھتا اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ بہران یوں ہی اسے بھی اپنے ساتھ ڈھکیل لایا تھا۔ کان پر لگایا ایئرپورٹ نے تو بہران کے پیروں تلے زمین ہی کھینچ دی۔ کیا جو اس نے سنا تھا حقیقت بھی وہی تھی؟ بہران کے کان شائے شائے کرنے لگے۔ اس کی نظریں موبائل میں موجود تالیہ پر ہی مرکوز ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے حواس بے ساختہ ہو گئے۔ تالیہ نشہ کرتی تھی یہ تو پتا تھا، مگر اس سانپ کا نشہ کرتی تھی یہ آج بہران کو پتا چلا۔ اس کے تو کہاں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ تالیہ اتنا خطرناک نشہ کرتی ہوگی، ورنہ اسے تو لگا تھا کہ تالیہ ڈرنک یا اسموکنگ کرتی ہوگی اور بہران خانزادہ اس سے اس بارے میں بات کرے گا۔ مگر آج جو حقیقت بہران کو سننے کو اور دیکھنے کو ملی، اس نے بہران پر ہسپتال کی پوری چھت ہی گرا دی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہران خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس تو بولنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ بہران، میں نے تمہیں بولا تھا نا، تو سانپ کے ساتھ اپنی زبان کو ٹچ کرتی ہے، وہ سانپ کا نشہ کرتی ہے۔ دیکھو اب اس نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ عروضہ بول رہی تھی جبکہ بہران خانزادہ تو شل ہی ہو گیا۔ تالیہ نے اسے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ اور بہران، تمہیں پتہ ہے میں نے اس کے بارے میں ریسرچ بھی کیا۔ بہران، یہ بہت خطرناک نشہ ہے، تمہیں پتہ ہے اس نشے میں تمہیں بھی تالیہ سے خطرہ ہے۔ عروضہ نے اس کی سوچ میں مزید اضافہ کیا تو بہران نے عروضہ کی جانب دیکھا۔ بہران، ابھی وقت ہے، تم اسے سمجھاؤ وہ یہ نشہ چھوڑ دے، ورنہ وہ خود تو مرے گی ساتھ تمہیں بھی مار دے گی۔ عروضہ نے بھی بہران کی طرف دیکھ کر کہا۔ جب بہران کا سکتہ ٹوٹا، اس نے بغیر ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ جبکہ بہران کو اچانک سے ہلچلی میں باہر کی جانب جاتا دیکھ سب ایک دم پریشان ہوئے۔ عروضہ، کیا ہوا بہران کو؟ وہ اتنی جلدی میں کیوں گیا ہے؟ عروضہ، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ زیام پریشانی سے اس کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا۔ عروضہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، جبکہ زیام کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، کیونکہ بہران کے جیسے کے تاثرات تھے اس نے بخوبی دیکھے اور وہ اسے ہی بتائے بغیر چلا گیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا، ضرور کوئی بات تھی، اس لیے بہران اتنی جلدی میں گیا تو زیام پاشا انکل کو ایکسکیوز کرتا بہران کو کال لگاتے ہی دوڑتے ہوئے باہر کی جانب نکل گیا۔ بہران اور زیام کے جاتے ہی تالیہ اور نورے بھی اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تالیہ بیڈ پر لیٹنے والے انداز میں گری جب اسے یاد آیا کہ اسے تو ہسپتال جانا تھا، اسے اپنا اسٹمک واش کروانا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسٹمک تو آج ہی واش کروانے جانا پڑے گا، بہران بھی گھر نہیں ہے اور میں اپنے دونوں کام بھی کر لیتی ہوں۔ تالیہ بڑبڑاتی وارڈروب کی جانب بڑھتی اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرنے لگی۔ ایسا کرتی ہوں، پہلے فلیٹ چلی جاتی ہوں، ایک آخری بار اپنی طلب کو پوری کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہسپتال چلی جاؤں گی۔ تالیہ نے پورا شیڈول پلان بنایا اور اپنے لیے ایک سوٹ کا انتخاب کرتی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ تالیہ اب یہی چاہتی تھی وہ جلد سے جلد اپنا اسٹمک واش کروا لے، آخر بہران اس کا شوہر ہے، کب تک اسے روکے گی وہ، اس لیے ساری پلاننگ کرتی تالیہ واش روم شاور لینے کے بعد بغیر کسی کو بتائے فلیٹ میں آ گئی۔ تالیہ نے سوچا آج وہ کوبرا کو بھی سیل کر دے گی، پہلے اسے طلب پوری کر لے، اس کے بعد وہ اسے سیل کر کے اپنا اسٹمک واش کروا لے اور یہ قصہ راز رہتے ہی ختم ہو جائے۔ مگر وہ اس بات سے انجان کہ حقیقت ایک نہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ فلیٹ میں آتے ہی تالیہ اپنے مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ وہ جب بھی آتی تھی بہت ساری مچھلیاں کوبرا کو کھانے کے لیے دے جاتی۔ اپنے بیگ کو صوفے پر رکھتی وہ خود اس پنجرے کے پاس جا بیٹھی۔ پھر اگلے ہی لمحے تالیہ نے اس پنجرے کو کھولتے سانپ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک آخری بار وہ سانپ کا نشہ کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ آج نشے کی تھوڑی مقدار زیادہ بڑھانے کا تھا۔ تالیہ نے اسے منہ سے پکڑتے اس پر ہاتھ پھیرتے پیار کیا تو سانپ مسرور ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تالیہ نے اپنا منہ کھولا اور زبان کو تھوڑا آگے کی جانب بڑھاتے اس نے سانپ کی زبان کے ساتھ اپنی زبان ٹچ کرتے ایک نشہ سا اپنے پورے جسم میں سرایت کر لیا۔ اسے ایک دم سے سکون سا ملا، اپنی آنکھوں کو بند کرتی اس سکون کو اپنے اندر اتارتی تالیہ اگلے ہی لمحے آنکھیں کھول کر سانپ کے کھلے منہ کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے ٹپکتا وینم سانپ کے ہی منہ کے اندر جانے لگا۔ اس نے شاید اسے کسی مخصوص حصے سے پکڑ رکھا تھا۔ سانپ کا وینم دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ آج کا وینم بھی تھوڑا سا نشہ کر لے، بعد میں اس نے چھوڑ ہی دینا تھا، اپنا اسٹمک واش کروا ہی لینا تھا۔ یہ سوچتے تالیہ کا دل مزید مچلنے لگا تو اپنے دل کی سنتے تالیہ نے اپنا منہ کھولتے اس سانپ کو اپنے منہ کے اوپر لیا۔
सांप के दांतों के दरमियान से टपकता वेनम सीधा तालिया के खुले मुंह में जा गिरा। ये उसने भी क्या बेवकूफ़ी कर दी थी। उसके जिस्म में और मादे में पहले ही जहर मौजूद था। वो मजीद खुद में जहर घोलने लगी थी। अपने दिल की सुनते उसने ये कर तो लिया था, मगर उसका क्या नुकसान था ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेनम के 4 से 5 कतरों को अपने गले से उतारते तालिया ने सांप को खुद से दूर किया और अगले ही लम्हे उसके इस्तेमाल होते ही वो उसे दोबारा से पिंजरे में बंद कर गई, ताकि जाते हुए तालिया उसे अपने साथ लेकर जाते उसे सील कर दी, फिर अस्पताल रवाना हो, क्योंकि वो जानती थी बारान तो इतनी जल्दी आने वाला नहीं। तालिया पर नशा सतारी हो गया था और अब गुनूदगी भी होने लगी, मगर गुनूदगी को खुद पर हावी होने से पहले ही वो शावर लेकर उसे भग से उड़ाना चाहती थी। इसलिए तालिया वहां से उठकर लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई बाहर की जानिब आ गई। उसने जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसे एकदम से अपने मादे पर चुभन होती महसूस हुई, जैसे उसके स्टमक और कलेजे पर एकदम ही आग लग गई हो। मगर अपने सर को झटकती वो बेड पर पड़े टॉवेल को उठाकर वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी। मगर उसी वक्त उसे महसूस हुआ जैसे अचानक से उसका सर घूमने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया। उसे एक झटका भी लगा। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जहर उसके जिस्म में एडजस्ट होने की बजाय अपना असर दिखाने लगा। उसे एक साथ दो दो दफ़ा नशा नहीं करना चाहिए था। उसे नशे की मिकदार भी बढ़ानी नहीं चाहिए थी। डॉक्टर ने उसे मना भी किया था, मगर तालिया आखिरी दफ़ा का सोचकर अपनी मिकदार ही बढ़ा गई। दोनों हाथ अपने सर पर रखते तालिया ने अपने सर को हिलाया, फिर वॉशरूम में जाते ही वो दरवाज़ा बंद कर गई। टैप को ऑन करती तालिया नहाने में मसरूफ़ हो गई। इस दौरान ही उसकी बॉडी की रंगत बदलने लगी। वो थोड़ी थोड़ी ब्लू होनी शुरू हो गई। तालिया को अब सही वाले चक्कर आए। उसने दीवार का सहारा लेते खुद को संभाला, मगर उसकी तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ने लगी। उसने अपने जिस्म पर नज़र डाली जो नीलाहट होने लगा, जिसे देख तालिया के तो हवास ही उड़ गए। उसका जी मतलाने लगा। उसे अपने अंदर आग लगती महसूस हुई। फौरन से टैप को बंद करते तालिया ने वॉल स्टैंड पर लटका बाथ गाउन उठाते पहना और उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो जल्दी से बाहर निकली और महसूस कर चुकी थी उससे गलती हो गई। उसे डबल टाइम नशा नहीं करना चाहिए था। बाहर आते ही उसकी सबसे पहली नज़र आईने पर पड़ी। उसने देखा उसका जिस्म नीलाहट हो गया है। उसे वॉमिट सी आने लगी। बेक वक्त उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा आ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तालिया ने अपनी गर्दन पर दोनों हाथ रखे। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसका गला पकड़कर दबा रहा हो। मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, तालिया खुद से बड़बड़ाई। उसकी घुटन मजीद बढ़ती ही चली गई। वो वॉशरूम के दरवाजे के दरमियान हायल थी। दफतन उसी वक्त उसका सर बुरी तरह से चकराया, और इस बार झटका इतना शानदार था कि बगैर संभलने की बजाय तालिया घबराते दिल से बेहोश होती ज़मीन बोस हो गई। वो जैसे ही बेहोश हुई, उसके मुंह से सफ़ेद झाग सी निकलने लगी। वो अपने होश हवा से बेगाना वॉशरूम के दरवाजे के पास ही ढह गई। एक तारीख कमरा जहाँ रोशनी न होने के बराबर थी। बाहर ताबनाक होने के बावजूद भी अंदर अंधेरा छाया हुआ था, जिसे बस मध्यम सी मोबाइल की टॉर्च ने कमरे में रोशन कर रखा था। मालिक, हमने उनकी गाड़ी का पीछा किया। वो किसी मार्गला टाउन में रहते हैं। बहुत बड़ा विला है उनका। 2 लड़के जो उसके सामने खड़े थे, उनमें से एक बोला तो उनकी जानिब पुश्त किए। उनके मालिक ने महज सर को खम किया। बहुत खूब, घर पता चल गया है। अब रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने अपनी कुर्सी को घुमाते अपना रुख उन 2 लड़कों की सिमत कर लिया, तो उन 2 लड़कों ने उसी वक्त अपनी नज़रें झुका ली। अब तुम लोगों को करना ये है कि उस विला की सारी डिटेल्स मुझे लाकर देनी है। कौन कौन उस घर में रहता है और किस हैसियत से, सबका सारा बायोडेटा मुझे आज रात ही अपने हाथ में चाहिए। करखत आवाज़ में बोलते इस शख्स ने अपनी जेब से सिगरेट निकालते सुलगाया और लंबे लंबे कश छोड़ने लगा। जी मालिक, काम हो जाएगा। 2 लड़कों ने हम आवाज़ बोलते अपना सर हिलाया, तो उनके रूबरू कुर्सी पर बैठा शख्स गहरा मुस्कुराया। लग जाओ अपने काम पर और सही डिटेल्स पर मुंह मांगा इनाम मिलेगा तुम लोगों को। उस शख्स ने उन 2 लड़कों को इनाम की बात करते खुश कर गया। जी मालिक, हम अभी काम शुरू करते हैं। वो दोनों ही बोलते इस तारीख कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि पीछे बैठे शख्स ने ऊंचे ऊंचे कह लगाने शुरू कर दिया। आज से होती है तुम लोगों की बर्बादी शुरू। हंसने के दौरान वो पागलों वाला मुजाहरा करते नहवत से बोला और अपना सर पीछे की जानिब लेकर जाता कुर्सी की पुष्ट से टिका गया, जबकि पूरे कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया।
वो चारों उन्हें हनीमून स्वीट पर तो छोड़ गए थे, मगर हनीमून मनाने का उनका तो कोई इरादा ही नहीं था। पूरे कमरे को अच्छे से देखती हानम आर्यन पाशा को नज़रअंदाज करती एक अदा में बेड पर जा बैठी। मगर आर्यन वहीं पर खामोश खड़ा रहा। उसे तो शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी हानम उसके पास आ गई है, वो उसके साथ है। आर्यन को तो ये कोई हसीन ख्वाब ही लगा। जब कुछ सोचते हुए हानम पाशा ने आर्यन को आवाज़ लगाई। न जाने अब उसके जहन में क्या खिचड़ी पक रही थी। यहाँ आए, बेड पर मेरे साथ आकर बैठे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हानम के जहन ने मज़े मज़े के प्लान सोच लिए आर्यन को तंग करने के लिए, और अब वो आर्यन को अच्छे से छेड़ने का मंसूबा तैयार करती उसे आगाह करने लगी। तो उसके मुखातिब करने पर आर्यन उसकी जानिब बढ़ा और उसके कदमों में जा बैठा। आर्यन यहाँ ऊपर बैठे। हानम को मंजूर नहीं था कि आर्यन उसके कदमों में बैठे, इसलिए वो जल्दी से बोली, जबकि आर्यन अपने हाथ उसकी पिंडलियों पर रख गया। हानम, अभी भी नाराज़ हो तुम मुझसे? कैसे मानोगी तुम? मुझे बता दो, मैं हानम पाशा को राज़ी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आर्यन की आंखों में अभी भी पहले वाली नमी थी, जो गायब ही कहाँ हुई थी। एक तरफ हानम की सच्चाई और उसकी रिहाई की बेतहाशा खुशी खुशी थी, जबकि दूसरी तरफ हानम की नाराज़गी ने उसे बेचैन कर रखा था। अच्छा आर्यन, मैं बताती हूँ, पहले आप उठे तो सही, यहाँ ऊपर बैठे मेरे पास। हानम ने उसे बाजू से पकड़ते कहा। आर्यन को झुकते देख हानम को न जाने क्या हुआ। कहाँ वो इतना मगरूर शख्सियत का मालिक, और कहाँ आज वो उसके कदमों में बैठा था। नहीं आना, मुझे यहीं रहने दो जब तक तुम मुझे सज़ा नहीं दे देती। आर्यन का लहजा अफसरदा था। वो जानता था उसकी गलती, और वो अपनी गलती का इजाला भी करना चाहता था। जब पर हानम कुछ न बोली, वो 2 मिनट के लिए खामोश हुई। जब आर्यन दोबारा से बोल पड़ा, हानम, तुम्हें पता है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने अल्लाह का, जिसने मेरे दिल की दुआ सुनते तुम्हें मुझे लौटा दिया। हानम, तुम्हारे बगैर मुझे अपना वजूद भी बेजान सा लगने लगा था, मगर मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं भरोसा करता हूँ तुम पर हानम, लेकिन उस वक्त मैंने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी, इसका पछतावा मुझे तब तक होगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। आर्यन हानम के हाथों को थामता बोलता ही चला गया, और साथ में उसकी आंखें भी आंसू छलकाने लगी। गम हद से ज़्यादा था, पछतावा था, अफसोस था, जो अब आंसू की सूरत इख्तियार करते बहने लगा। आर्यन पाशा माफ़ी चाहता है तुमसे हानम, मुझे माफ़ कर दो हानम। मैं मानता हूँ अपनी गलती, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी तुम्हें खुद से दूर भी नहीं करूँगा। हानम, प्लीज़ रहम करो मेरे हाल पर। हानम के संजीदा अंदाज आर्यन को न जाने क्यों किसी खतरे की घंटी देते थे। हानम, बहुत बोझ है मेरे दिल में। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें हमेशा धुतकारता आया, बहुत बुरा है तुम्हारा। आर्यन पाशा बिलक बिलक कर खामोश रोते आर्यन ने अपना सर हानम की गोद में रख लिया, तो हानम बेइख्तियार हानम के हाथ उसके बालों में जा फंसे। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे हानम पाशा, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज़ मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दो। उसकी गोद में ही सर रखे आर्यन ने दर्द से चूर लहजे में इजहार किया। उसे तो लगा था अगर उसे रिहाई भी मिल जाएगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आर्यन तो उससे प्यार नहीं करता। मगर अब आर्यन के मुंह से मोहब्बतनामा सुनकर हानम को जो खुशी और सुकून मिला था वो बेहिसाब था। मगर आर्यन को तकलीफ़ और दुख में देख कर उसे खुद भी दुख होने लगा। फिर उसने सोचा, क्यों न आर्यन पाशा को हंसा हंसा कर तड़पाया जाए, क्योंकि आर्यन की तकलीफ़ उसे देखी ना गई। अपना और उसका मूड ठीक करने के लिए हानम के जहन में एक मस्त आइडिया आया। आर्यन के बालों में हाथ चलाती हानम गैर शनासाई लहजे में कुछ बोली, अगर मैं माफ़ ना करूं। हानम के बोलने की देर थी। आर्यन ने उसकी गोद से अपना सर उठाकर शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। तो आर्यन पाशा, माफ़ी की भीख मांगते पूरी ज़िंदगी तुम्हारे कदमों में बैठा रहेगा। हानम का सख्त अंदाज देखकर आर्यन उसके हाथ में गिरफ्त तेज करता भीगे चेहरे से उसे देखने लगा। अगर मैं ये इनायत भी आपसे छीन लूं? हानम के अल्फाज और अंदाज आर्यन के दिल में लगते थे। क्या वो ये बात नहीं जानती थी जो इतने सख्त लफ्ज़ों का चुनाव करती थी? क्यों तुम आर्यन पाशा को जिंदा लाश करना चाहती हो? आर्यन ने हानम की नज़रों में देखा, और हानम ने उसकी तो एक पल के हानम तो एक पल के लिए खो ही गई। आर्यन, आप मेरा मूड ख़राब कर रहे हैं। हानम झंझलाते हुए उसे तंग आती अपने हाथ उसके हाथ से निकाल गई। वो जानती थी आर्यन पाशा अब उसका है। आर्यन पाशा पर हानम पाशा की हुक्मरानी है, वो उसकी मिल्कियत है, इसलिए हानम काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी। हानम, मैं तुम्हारा मूड नहीं ख़राब करना चाहता। तुम बताओ तुम्हारा मूड किस चीज़ से सही होगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आर्यन अकीदत से बोला। हानम को खफा करने की अब वो गलती भी नहीं कर सकता था। तुम मुझे बताओ कैसे तुम्हारा मूड ठीक होगा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊं? आर्यन ने पूछा, तो हानम ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या कुछ और खाना है, या फिर बाहर घूमने जाना चाहती हो? तुम मुझे बताओ,
मैं तुम्हें ले चलूँगा। आर्यन बोला, जबकि हानम ने फिर से सर को इनकार में जंबिश दी। आर्यन पाशा नहीं जानता था कि हानम का मूड ख़राब हो तो वो क्या करवाती है। आर्यन को क्या करना था वो ये नहीं जानता था। हानम, फिर तुम बताओ किस चीज़ से तुम्हारा मूड ठीक होगा? तहमत से बोलते आर्यन ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा तो हानम हल्का सा मुस्कुराई। आपको मुजरा करके दिखाना होगा मुझे। हानम मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आर्यान की सोच मुजरा लफ्ज़ पर ही अटक गई। क्या मुजरा? लेकिन हानम, मुझे मुजरा नहीं करना आता। आर्यान अचानक से तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ। वो कैसे करता? उसने तो कभी देखा भी नहीं होगा। क्या आप नहीं कर सकते? हानम लफ्ज़ों को लंबा करते बोलती, मुंह बसूर कर उससे मसनूई गुस्से से देखने लगी। आर्यान जैसा मगरूर और हाई पर्सनैलिटी वाला बंदा अब क्या मुजरा करेगा? नहीं हानम, मैं कर लेता, मगर मुझे नहीं आता। आर्यान ने वजह बताई तो हानम ने जल्दी से हल निकाला। कोई मसला नहीं, मैं सिखा दूंगी। फिर जब भी मैं नाराज़ होंगी तो आप हमेशा मुझे ऐसे ही मनाएंगे। हानम ने बड़े प्यार से बोलते अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो आर्यान का दिल की किया इसी वक्त उस पर मर मिटे। अच्छा, यहाँ खड़े हो मेरे सामने और मोबाइल दे। यहाँ मैं बैठकर आपके सामने वीडियो चलाऊंगी। आपने सेम वही स्टेप्स करने हैं। आर्यन ने अपना मोबाइल उसकी जानिब बढ़ाया तो हानम ने यूट्यूब से मुजरा निकालते मोबाइल का रुख आर्यन की जानिब किया, जबकि वो स्टेप्स देखने ही आर्यन के कानों से धुआं निकलने लगा। अब भला वो इतने बेहुदा स्टेप्स मारेगा? भाई करना पड़ेगा, भाई करना पड़ना था। हानम के लिए तो कुछ भी करना पड़ना था। चले शुरू हो जाए, अब क्या ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं? वीडियो को क्लिक करते हारम ने आर्यान की जानिब देखा जो शल खड़ा था, जबकि उसके बोलने पर आर्यान ने एक लंबा सांस खींचते मोबाइल की जानिब देखते मुजरा शुरू किया। अल्लाह, क्या क्या करना पड़ रहा था आर्यान पाशा को। अगर बारान और ज़ियाम उसे इस वक्त ऐसे देख लेते तो पूरी ज़िंदगी जन मुरीद के नाम के ताने देते रहते। आर्यान, सही से करे ना, ये क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ कमर को ही हिला रहे हैं। हानम उसे ही देख रही थी जो सिर्फ अपनी कमर को हिलाता मोबाइल की जानिब देख रहा था। हानम, देखो सही ही तो कर रहा हूँ। आर्यन ने एक बार फिर अपने हाथों को ऊपर करते कमर को हिलाया और हानम ने उसे देखते ही एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। आर्यन, डांसर कम जोकर ज़्यादा लग रहे हैं आप। बिल्कुल जोकर वाली हरकतें कर रहे हैं। हानम अपने पेट पर हाथ रखते हंसती ही चली गई तो उसे देखकर आर्यन के लबों पर भी मुस्कुराहट आई, क्योंकि सामने ही विंड से वो खुद को देख रहा था और अपने उल्टे सीधे स्टेप पर उसे भी बेतहाशा हंसी आई। हंसते हंसते ही हानम बेड से उठती उसके पास आई। आपको पता है, आप सिर्फ ऐसे कर रहे थे। हानम ने उसकी नकल उतारी तो आर्यन भी खिलकर मुस्कुराया। अगर तुम कहो तो मैं कपल डांस कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। आर्यन ने उसके चहकते चेहरे को देखते डांस की ऑफर की तो हानम ने चौंक कर देखा। बिल्कुल नहीं, आप करीब नहीं आ सकते मेरे। हानम नाक चढ़ाती फौरन से उससे दूर हुई। क्यों हानम, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। आर्या ने शायद उसे याद करवाना चाहा। बिल्कुल नहीं, आपको याद नहीं है, आपने मुझे 2 दफ़ा तलाक दी थी। हानम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई जब आर्यन बोल पड़ा। हानम, 2 दफ़ा में तलाक नहीं होती। मैं जानती हूँ, मगर आपने रुजू भी नहीं किया मेरी तरफ, और जो उस रात माफ़ी मांगी और मोहब्बत का इजहार किया वो सब तो झूठ था और एक प्लानिंग में सब कुछ हो रहा था, जबकि आपने अभी तक रुजू नहीं किया। हानम ने उसे तफसील से बताया तो आर्यन 2 कदम उसकी जानिब बढ़ गया। हानम, 2 तलाक के बाद रुजू करने के लिए 3 महीने दरकार होते हैं और अभी तो इस बात को 10-15 दिन ही हो गुजरे हैं। अगर इस बात से तुम्हें कोई एतराज़ है तो मैं अभी रुजू कर लेता हूँ। आर्यन बोलते मज़ीद 2 कदम उसकी जानिब बढ़ गया जब हानम ने उसे वहीं रोक जाने को कहा। नहीं, आप अभी नहीं रुजू करेंगे, आप दूर रहेंगे मुझसे। वैसे भी मैं नाराज़ हूँ आपसे, तो इसलिए आपको मैं पूरा हफ्ता दे रही हूँ। अगर आपने मुझे इम्प्रेस कर लिया, मेरी हर बात मानी, तो फिर हफ्ते के बाद मैं आपको रुजू करने दूंगी। हानम ने अपने जहन में एक ज़बरदस्त प्लान को तश्कील दी तो आर्यन कशमकश का शिकार हुआ, जिसे जैसे उसे खासा समझ न आई हो। इस पूरे हफ्ते में आप मेरे करीब नहीं आएंगे, मुझे मनाने के लिए नए नए हुर्बे सोचेंगे, और मैंने जितनी भी आपकी खिदमत की है आप भी मेरी करेंगे। मुझे जिस वक्त भी कुछ चाहिए होगा आप मुझे ला कर देंगे, और सबसे ज़रूरी बात, इस दौरान मैं आपकी बीवी नहीं होंगी। मतलब आप पूरा हफ्ता अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करेंगे। फिर अगर मुझे आपका अंदाज़ पसंद आ गया तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी, फिर आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी।
اور اب آپ جا کر میرے لیے چائے لے کر آئے، میں بہت تھک چکی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ ٹیک لگاتی خود پر کمفرٹر اوڑھنے لگی تو آریان اس کے نخروں پر اندر ہی اندر مسکراتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانم کے فیصلے نے اسے تھوڑا پرسکون کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا آریان پاشا اپنی محبت سے اسے ایک ہفتے میں ہی ہانم کا دل جیت لے گا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ اب ہانم کیا کرے گی، اسے کیسے معاف کرے گی، اور دوسری طرف تالیہ کا کیا ہوگا جو اس کے جسم میں زہر پھیل چکا ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہمیں اگلے ویڈیو پر جانا ہوگا جو آپ کو ملے گا نیکسٹ ڈے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔